हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विमलेस कोचिंग क्लासेस में। सीटेट 2024 एग्जाम यदि आप भी देने जा रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास में हम आपको कराएंगे सीडीपी यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट दोस्तों। और इस मॉक टेस्ट में देखेंगे कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। दोस्तों, ये मॉक टेस्ट बता देगा कि अभी तक आप लोगों ने कितनी अच्छी तैयारी सीटेट के लिए की है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मॉक टेस्ट देना कैसे है। तो मॉक टेस्ट देने के लिए आप अपने साथ एक पेपर और पेन लेकर के अवश्य ही बैठें और हमारे साथ इन प्रश्नों को पढ़िए और ऑप्शंस को भी पढ़िए। लेकिन हमारे बताने से पहले आप आंसर सर्च कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सपोज दैट मान लीजिए आपका पहला प्रश्न सही हो गया, तो आप अपनी कॉपी पे फर्स्ट लिख करके उसके सामने टिक कर लीजिए। मान लीजिए आप सेकंड प्रश्न पढ़ रहे हैं, सेकंड वाला आपका गलत हो गया तो उसके सामने क्रॉस कर लीजिए। तो ऐसे ही 30 प्रश्नों को आप अपना मूल्यांकन जरूर करिए कि आपके 30 प्रश्नों में कितने सही हो रहे हैं। ये दोस्तों, विमलेस कोचिंग क्लासेस चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो विदाउट डिले आइए देखते हैं इन प्रश्नों को। टेस्ट का पहला प्रश्न है, मॉक टेस्ट का फर्स्ट नंबर का प्रश्न हमारा है, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ए वाला ऑप्शन है सीखने की विधियां, बी वाला ऑप्शन है सीखने का स्थानांतरण, या सी वाला ऑप्शन है सीखने में पठार, या डी वाला ऑप्शन है सीखने में रुचि। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका बी वाला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने का स्थानांतरण। जब कोई विद्यार्थी या शिक्षार्थी क्लासरूम में सीखता है, मान लीजिए 8 - 2 = 6, यानी 8 में से 2 घटाने पे 6 आता है। जब वो घर जाता है तो फ्रिज में मान लीजिए ब्रेड रखा हुआ है, तो 8 ब्रेड रखे हैं, उसमें से 2 ब्रेड निकाल लेता है। निकालने के बाद ये समझता है कि फ्रिज में अब 6 ब्रेड ही बचे होंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति का जो अर्जित ज्ञान होता है दूसरे परिस्थिति में उपयोग कर लिया जाता है, उसी को सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। तो अगली प्रश्न पे चलते हैं। मॉक टेस्ट का अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। यानी प्रश्न हमारा पूछा गया है कि अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। ए वाला ऑप्शन है कुत्ते पर, बी वाला ऑप्शन है वनमानुषों पर, सी वाला ऑप्शन है बिल्ली पर, डी वाला ऑप्शन है चूहों पर। आप लोग बताइएगा कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वनमानुषों पर। अगली प्रश्न पे चलते हैं। यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सीटेट के कई एग्जामों में पूछा गया है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं में भी उच्च होंगे। पहला वाला ऑप्शन है ए सृजनशीलता में, बी वाला ऑप्शन है अध्ययन में, सी वाला ऑप्शन है विश्लेषण करने में, और डी वाला ऑप्शन है अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो आप लोग बताइए इसका आंसर जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर ए वाला सही हो जाएगा। यानी यह कोई जरूरी नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। यदि आप ध्यान को केंद्रित करना चाह रहे हैं बालक के, तो उसकी आंतरिक दशा क्या होगी। पहला वाला ऑप्शन है अवधि, बी वाला ऑप्शन है नवीनता, सी वाला ऑप्शन है रुचि, डी वाला ऑप्शन है आकार। यदि बालक की यानी शिक्षार्थी के ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है क्या होती है। अवधि पहला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन नवीनता, सी वाला ऑप्शन रुचि, डी वाला ऑप्शन आकार। जल्दी से आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, रुचि मींस इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान को केंद्रित करना चाह रहे हैं तो इंटरेस्ट का होना बहुत ही जरूरी है। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति की मापन के लिए नहीं किया जाता है। देखिए दोस्तों, नहीं वाले प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो इन प्रश्नों को ध्यान से आपको पढ़ना है, क्योंकि नहीं दिया रहेगा और आप अगर इसको ध्यान नहीं देंगे तो आपका आंसर जो सिलेक्ट करेंगे वो आपका गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को काफी अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है। पहला वाला ऑप्शन है प्रत्याहन विधि, बी वाला ऑप्शन है तार्किक विधि, सी वाला ऑप्शन है पहचान विधि, डी वाला ऑप्शन है पुनः सीखना विधि। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका।
किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तार्किक विधि। तो तार्किक विधि को छोड़ करके बाकी तीनों जो स्मृति के मापन के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टैट का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण टेट टीएटी का विकास खाली स्थान द्वारा किया गया था। पहला वाला ऑप्शन है साइमंड के द्वारा, बी वाला ऑप्शन है होल्ट्स जेमेन के द्वारा, सी वाला ऑप्शन है मरे के द्वारा और डी वाला ऑप्शन है बेलक के द्वारा। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो टेट का परीक्षण है वो मरे द्वारा किया गया था। इस परीक्षण में टोटल 31 कार्ड थे, इसको समझ लीजिए आप लोग। इस परीक्षण में टोटल आपके 31 कार्ड थे, जिसमें से 30 कार्ड जो है हमारा जो थे वो चित्र, 30 कार्ड पे आपके चित्र बने हुए थे, बाकी एक कार्ड आपका सादा था। यानी कि जो मरे ने परीक्षण किया था टैट का, उसमें 31 कार्ड थे। उस 31 कार्ड में आपका 30 कार्ड पे चित्र छपे हुए थे, बाकी एक कार्ड आपका सादा था। ये भी प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है, पूछा गया है। देखिए पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की परिभाषा नहीं है। पहला, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। पहला वाला ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बी वाला ऑप्शन है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। सी वाला ऑप्शन है जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। डी वाला ऑप्शन है राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त ही बुद्धि है। ये 4 ऑप्शन है और कहा गया है कि बुद्धि की परिभाषा नहीं है इनमें से कौन सी। तो पहला वाला ऑप्शन है बुद्धि कार्य करने की विधि है, ये बिल्कुल सही है, ये भी परिभाषा में है। बी वाला ऑप्शन हमारा है बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता, ये भी सही है। सी वाला ऑप्शन है जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि, ये भी सही है। लेकिन डी वाला ऑप्शन आपका नहीं सही होगा, ये बुद्धि की परिभाषा में नहीं है। राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त उक्त ही बुद्धि है, ये नहीं होगा, क्योंकि ही यहाँ पे देखिए दिया गया है, तो वैसे भी ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है, पूछा गया है। देखिए प्रश्न को काफी सावधानी और सतर्कता से पढ़ना है। अगर प्रश्न को आपने नहीं सही से पढ़ा तो निश्चित रूप से आप जो है उसको गलत कर देंगे। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। आजकल बुद्धि परीक्षण का उपयोग शिक्षा जगत में हो रहा है। बुद्धि परीक्षण का निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग बालक के विकास के दृष्टिकोण से सही नहीं है, पूछा गया है। पहला, शैक्षिक मार्गदर्शन, क्या ये सही नहीं है। बी वाला है बुद्धि परीक्षण के परिणाम के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। सी वाला ऑप्शन है अच्छे अधिगम प्रणाली की प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना। और डी वाला ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण करना। ये 4 ऑप्शन है, आप लोग जल्दी से सेलेक्ट कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर देखा जाए तो नहीं है, पूछा गया है। पहला वाला ऑप्शन है शैक्षिक मार्गदर्शन, बिल्कुल जरूरी है। बी वाला ऑप्शन हमारा है बुद्धि परीक्षण के आधार पर अधिक बुद्धि वाले बालकों पर अन्य बालकों की तुलना में अधिक ध्यान देना। तो बिल्कुल ये नेगेटिव ऑप्शन है, यही नहीं होगा आपका। तो इसके लिए जो है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी वाला ऑप्शन है अच्छे अधिगम प्रणाली के प्रयोग के लिए बुद्धि परीक्षण करना, बिल्कुल ये जरूरी है। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ये भी जरूरी है। चूंकि नहीं पूछा गया है इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है। एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को गृह कार्य देने के संबंध में निम्न में से आपका विचार क्या है। यानी एक शिक्षक आप हैं और आप बच्चों को गृह कार्य दे रहे हैं, तो आपका विचार क्या है, आपकी आइडिया क्या, आपकी थिंकिंग क्या है। पहला वाला ऑप्शन है अधिक मेधावी बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये जरूरी है कि अधिक मेधावी जो बच्चे उनको आप गृह कार्य ही न दें।
बी वाला ऑप्शन है मंद बुद्धि बालकों को अधिक गृह कार्य देना चाहिए, यानी जो मंद बुद्धि बालक हैं उनको आप अधिक गृह कार्य देंगे। सी वाला ऑप्शन है शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं है, क्या ऐसा है? डी वाला ऑप्शन है गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। तो आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सीटेट के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम आपको बता दें हमेशा आपको एक पॉजिटिव आंसर ही सेलेक्ट करना है। तो इस प्रश्न के लिए पॉजिटिव ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, गृह कार्य बच्चों की क्षमता और उनकी योग्यता के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है कि सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। पहला है सामान्यीकरण, बी वाला ऑप्शन है विभेदीकरण, डी वाला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण और सी वाला ऑप्शन है प्रत्यक्षीकरण, डी वाला ऑप्शन है पृथक्करण। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रत्यक्षीकरण, यानी सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न हमारा है 11 नंबर का, प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। पहला है टॉलमैन के द्वारा, बी वाला ऑप्शन है बेंटूरा के द्वारा, सी वाला ऑप्शन है थॉर्नडाइक के द्वारा और डी वाला ऑप्शन है कोहलर के द्वारा। तो आप लोग बताइएगा किसके द्वारा दिया गया था। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बेंटूरा द्वारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 है, अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। अधिगम में किसने प्रभाव का नियम दिया था? पहला वाला ऑप्शन है क्या पावलोव ने, बी वाला ऑप्शन है स्किनर ने, सी वाला ऑप्शन है वाटसन ने या डी वाला ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था? आप लोग बताइएगा। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने अधिगम में प्रभाव का नियम दिया था। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 13 नंबर का प्रश्न है। यह भी बहुत अच्छा प्रश्न है। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है, यानी जो बाल मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी का क्षेत्र होता है, केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है या केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है या केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। और लास्ट ऑप्शन है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन है। ये तो दोस्तों कॉमन क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से कर ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए केवल वाले ऑप्शन तो नहीं होंगे, नेगेटिव है, ऐसे ही हट जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है, बाल मनोविज्ञान कहलाता है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ये भी काफी अच्छा प्रश्न है, 14 नंबर का प्रश्न है। जो है पूछा गया है कि वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है। पहला वाला ऑप्शन है क्या डाउन्स सिंड्रोम कहलाती है, या दूसरा वाला ऑप्शन है क्लीनफेल्टर सिंड्रोम कहलाती है, सी वाला ऑप्शन है टर्नर सिंड्रोम कहलाती है या डी वाला ऑप्शन है विल्सन सिंड्रोम कहलाती है। तो आप लोग बताइएगा क्या कहलाती है, कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डाउन्स सिंड्रोम। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने की किस सिद्धांत की जानकारी होनी आवश्यक है। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने की किस सिद्धांत की जानकारी होनी आवश्यक है। इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, बी वाला ऑप्शन है इससे पाठ्य वस्तुओं को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, सी वाला ऑप्शन है इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है, डी वाला ऑप्शन है इससे समय की बचत होती है। यानी प्रश्न है, इसको समझा जा कि शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने की किस सिद्धांत की जानकारी होनी आवश्यक है। आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है।
तो अभी तक दोस्तों 15 प्रश्न हो गए हैं और देखते चलिए अभी तक आपने 15 में आपने कितना सही किया। अब हम लोग चलते हैं 16 वाले प्रश्न पे। 16 नंबर का है कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है, पहला, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मीन्स मोटिवेट करना। बी वाला ऑप्शन है बालक को पढ़ाना। सी वाला ऑप्शन है बालक को ज्ञानवर्धन करना और डी वाला ऑप्शन है बालक को अच्छे संस्कारों में डालना। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख, जो शिक्षक है उनका जो प्रमुख कार्य है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, मोटिवेटेड करना। अगर मोटिवेट करेंगे तो सब कुछ बालक अपने से सीख सकता है। ये तीनों ऑप्शन, बालक को पढ़ाना, ज्ञानवर्धन करना, अच्छे संस्कारों में डालना, अगर वो मोटिवेट होगा तो सब कुछ वो सीख सकता है। तो ए वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है, तो 16 का ए वाला हो जाएगा। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 17 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, यानी कि आपकी क्लास का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट, प्रयास लगा रहा है। आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? बच्चा सामान्य सोच वाला है, बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है, या बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लगा रहता है? आप लोग बताइएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपकी क्लासरूम का एक बच्चा है, किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे? तो ये सबसे अगर देखा जाए तो बेस्ट ऑप्शन इसमें सी वाला हो जाएगा, बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर, ये तो नेगेटिव ऑप्शन है। और बच्चे सामान्य सोच वाला है, ये तो कॉमन ऑप्शन है, ये नहीं होगा। बी वाला बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है, ये भी नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 18 नंबर का। बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक है। यदि आप बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास, डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आवश्यक घटक है, पहला, बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बिल्कुल जरूरी है। बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, यह भी हो सकता है। सी वाला ऑप्शन है बच्चों को संभावित समाधान के निर्माण हेतु प्रेरित करके, मोटिवेट करके, यह भी हो सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 19 नंबर का प्रश्न है, कोहलवर के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलवर के द्वारा किस अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला, पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था और डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइएगा किस अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था में नैतिकता वाह कारकों द्वारा निर्धारित होती है। 20 नंबर पे क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है कि ध्यान आकर्षित होने में खाली स्थान की प्रमुख भूमिका होती है। किसकी प्रमुख भूमिका होती है ध्यान आकर्षित करने में? उद्दीपन की तीव्रता में, ए वाला ऑप्शन। बी वाला ऑप्शन है उद्दीपन की उपादेयता में। सी वाला ऑप्शन है उद्दीपन की विश्वसनीयता में और डी वाला ऑप्शन है उद्दीपन की सक्रियता में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। तो इसका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता, यानी ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 21 नंबर का है, खाली स्थान छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। अगर आप किसी भी छात्र में, बालक में रुचि उत्पन्न, इंटरेस्ट पैदा करना चाह रहे हैं तो उसकी एक कला है, क्या है? शिक्षण है, ए वाला ऑप्शन। बी सहानुभूति से, डी समदृष्टि से, डी प्रेरणा से। तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताइएगा। अगर छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है तो है मोटिवेशन, प्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मोटिवेशन के माध्यम से ही छात्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न बहुत ही अच्छा है।
अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला वाला ऑप्शन है पावलोव ने, दूसरा वाला ऑप्शन है टोल्मेन ने, सी वाला ऑप्शन आपका है थॉर्नडाइक ने और डी वाला ऑप्शन है कोहलर ने। आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के ही अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। निम्नलिखित में से अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जब कुछ पढ़ाया जाए अथवा कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। पहला वाला ऑप्शन है ए वाला अंतर्दृष्टि या समझ का सिद्धांत, बी वाला ऑप्शन है क्या सक्रिय अनुबंध सिद्धांत, या सी वाला ऑप्शन है कि अनुकरण सिद्धांत, और डी वाला ऑप्शन है प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अंतर्दृष्टि या समझ का जो सिद्धांत होता है यह बताता है कि यदि कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे अपने समग्र रूप में ही बच्चों के सामने प्रस्तुत किया जाए। ए वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 24 नंबर का, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध नहीं है? पूछा गया है कौन सा संबद्ध नहीं है। पहला है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता, बी वाला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, सी वाला ऑप्शन है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, और डी वाला ऑप्शन है संगीत की आवश्यकता। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को अनियमित रूप से बाहर निकलना। अगला प्रश्न हमारा है 25 नंबर का। पूछा गया है कि किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग, पहला वाला ऑप्शन है बालक की संवेगात्मक अनुक्रिया है, बी वाला ऑप्शन है बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है, सी वाला ऑप्शन है बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, और डी वाला ऑप्शन है बालक के असंगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग 25 का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बालक की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 26 नंबर का प्रश्न है, किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। कौन सा कारक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? बालक की अपनी मित्र मंडली के प्रति अभिवृत्ति, बी वाला ऑप्शन है घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव, सी वाला ऑप्शन है संवेगात्मक सुरक्षा की बालकों में आंशिक योग्यता, और डी वाला ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। किसी बालक के प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अगर देखा जाए तो सबसे बढ़िया आंसर, सबसे बेस्ट बी वाला हो जाएगा। घर का वातावरण तथा माता पिता से बालक का लगाव प्रारंभिक वैयक्तिक विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, यही आपका महत्वपूर्ण कारक है। अगली प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 27 नंबर का। आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक, एक शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? केवल मूल्यांकन करने के लिए, केवल मार्गदर्शन करने के लिए, केवल एक शांत दर्शक की, या केवल प्रश्न पूछने की? तो आपके अनुसार परियोजना कार्य में एक अध्यापक की भूमिका क्या होनी चाहिए? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल मूल्यांकन करने के लिए। अगला प्रश्न हमारा है 28 नंबर का। परियोजना यथार्थ जीवन का एक ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। निम्न में से यह किसका कथन है? परियोजना यथार्थ जीवन का ही एक भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है। निम्न में से यह किसका कथन है? पहला किलपेट्रिक का, बी मॉरिसन का, सी बेलॉर्ड का, और डी स्किनर का।
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, वेलार्ड का। वेलार्ड का ही ये आपका एक प्रकार का स्टेटमेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ये 29 नंबर का इस क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। आज 29 नंबर का प्रश्न है। पूछा गया है कि आप अपनी कक्षा के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? आप अपनी क्लासरूम के बालकों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करना चाहते हैं तो आप निम्न में से क्या कदम उठाएंगे? पहला, बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे। बी वाला ऑप्शन है क्या बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराएंगे? या सी वाला ऑप्शन है बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे? या डी वाला उपयुक्त सभी? आप लोग बताइएगा कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि बालकों को स्कूल की परंपराओं से परिचित कराएंगे, बिल्कुल। बी वाला ऑप्शन है बालकों में सामाजिक आदर्श स्थापित कराए जाएंगे, बिल्कुल। सी वाला ऑप्शन बालकों को समाज में प्रचलित मान्यताओं के विषय में जानकारी देंगे, बिल्कुल। ये तीनों ही जरूरी है, मस्ट है। अब हम चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न में। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न हमारा है लास्ट। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। बी वाला ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। सी वाला ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से नहीं ध्यान दिया जाना। और डी वाला ऑप्शन है प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो ये चार ऑप्शन है, आप लोग बताइए कौन सा सही होगा। बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता? पहला वाला ऑप्शन है बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ये हो सकता है, जरूरी है, चूंकि प्रश्न नहीं पूछा गया है। बी वाला ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर शिक्षा द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, यह भी जरूरी है। सी वाला ऑप्शन है प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा क्योंकि प्रश्न नेगेटिव पूछा गया था। तो आज की क्लास में जो दोस्तों सीडीपी की थी, एक मॉक टेस्ट था जिसमें 30 प्रश्न थे सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के। तो आपके कितने प्रश्न सही हुए आप कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से दोस्तों जरूर बताइएगा।